हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण अंचल और आज हम लोग समझने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन को। तो चलिए समझते हैं। वर्ल्ड वॉर वन, जिसे टोटल वॉर या फिर ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा वॉर था जिसमें 30 से भी ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें करोड़ों लोगों की डेथ होती है, 90 लाख के आसपास सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा आम नागरिकों की डेथ हो जाती है, 2 करोड़ से ज़्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं, अनकाउंटेबल अदर लॉसेज होते हैं, इन्वायरमेंट का लॉस होता है, जानवरों का लॉस होता है, जिसको हम बिल्कुल काउंट भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा वॉर था दोस्तों जिसने पूरे हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था। तो चलिए समझते हैं आज की इस एपिसोड में कि हमारा ये वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुआ था और कौन कौन से इसके रीजंस थे, कॉजेस थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनको ये लग रहा था कि उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, इसीलिए वो आपस में एग्रीमेंट करते थे, अलायंसेस बनाते थे, ग्रुप बनाते थे कि अगर ग्रुप के किसी भी एक देश के ऊपर अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि उस पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ग्रेट पर्सनालिटी का फोटो, इनका नाम है दोस्तों ओटो वन बिस्मार्क। इन्होंने कई सारे देशों से लड़कर जो जर्मनी 39 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था उसको एक करने का काम करते हैं, और लास्ट में जिस देश को हराकर ये जर्मनी को एक करते हैं उस देश का नाम था फ्रांस। यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे जर्मन इंपायर बन चुका है। जर्मनी के जस्ट बगल में आप देखेंगे फ्रांस। चूंकि ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को बनाया फ्रांस को हराकर, इसलिए फ्रांस हमेशा इस बात का बदला लेना चाहता था। जर्मनी अपने पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके ऊपर कोई और देश अटैक ना कर सके, इसलिए उसने 2 और देशों के साथ में एग्रीमेंट कर लिया, अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया। इन 2 और देशों का नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जर्मनी यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी, है ना। और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है। इस एग्रीमेंट का नाम है दोस्तों ट्रिपल अलायंस। ये हुआ था 1882 में। अब यहाँ पर नो डाउट जर्मनी एक काफी पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की भावना है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देश बनाना, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि देश बनाकर दूसरे देश को कब्जा करना ताकि अपना देश और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो इसी नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म को और आगे बढ़ाया जर्मनी के नए किंग ने, जिसका नाम था केजर विलियम टू। इस केजर विलियम टू ने जर्मनी को पूरे दुनिया का सुपर पावर बनाने का डिसाइड कर लिया था। इसी सिलसिले में वो अपने आर्मी को, मिलिट्री को और वेपन्स को बहुत तेजी के साथ में बढ़ा रहा था, जिससे कि पूरे यूरोप में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, एक सेंस ऑफ थ्रेट डेवलप हो गया कि जर्मनी कभी भी हमारे देश के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसी से बचने के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ में सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया 1904 में, और बाद में रशिया भी ज्वाइन कर लेता है 1907 में। तो रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने एग्रीमेंट किया ताकि वो जर्मन डोमिनेंस को न्यूट्रलाइज कर सके, और इस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्रिपल एंटेड। इस ग्रुप को, इस अलायंस को कहते हैं ट्रिपल एंटेड, जो 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में बना था। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों कि फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर, है ना, रशिया के साथ में भी एग्रीमेंट किया था। तो इन तीनों देश ने आपस में एग्रीमेंट किया 1907 में, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एंटेड, है ना। अब यहाँ पर एक ग्रुप बन चुका है ट्रिपल अलायंस वाला, जिसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और एक यहाँ पर बन चुका है ग्रुप जिसका नाम है ट्रिपल एंटेड, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रुपिज्म बनना चालू हो चुका है। अब चूंकि इनको दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनना था तो इन्होंने अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चालू किया, बहुत ज़्यादा वेपन्स को डेवलप करना चालू किया। ये जो है आर्मी और सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करते थे कि आर्मी में आना देश की सेवा करना है, देश भावना को बढ़ाना है, देश के लिए कुर्बान होना सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस तरीके से ये ग्लोरीफाई करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी को ज्वाइन करें। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ दूसरा था। लोगों के पास उस समय जॉब हुआ नहीं करता था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था यूरोप में।
तो लोग बाग मजबूरी में आर्मी ज्वाइन करते थे और आर्मी ज्वाइन कर लेने के बाद में उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही पैथेटिक हो जाती थी। 4 सालों से ज़्यादा समय तक वर्ल्ड वॉर 1 चला था, जिसमें आर्मी का जो कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो चुका था। खाने के लिए खाना नहीं था, है ना, रहने के लिए जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट था जिसमें उनको सर्वाइव करना था। यहाँ पर मैं कुछ पिक्स आपको शो कर रहा हूँ जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं किस पैथेटिक कंडीशन में वहाँ के आर्मी को सर्वाइव करना पड़ता था। हमारे भारत से भी लाखों सोल्जर्स गए थे वहाँ पर, अपने जान की कुर्बानी उन्होंने दिया है, लेकिन उनके कंडीशंस रहने के बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। टोटल पूरे वॉर में 90 लाख सोल्जर्स की जान गई है और 2 करोड़ से ज़्यादा सोल्जर्स घायल हुए हैं। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए दोस्तों कि जिन सिपाहियों की डेथ हुई है उनके फैमिली कैसे सर्वाइव करेंगे। उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो सिपाही घायल हुए हैं वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। तो यहाँ पर लिटरली गलत तरीके से वॉर को ग्लोरीफाई किया गया कि लड़ाई लड़ना एक बहुत बहादुरी का काम है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। अब आर्मी को एक्सपैंड करने के साथ साथ उन्होंने वेपन्स को भी बहुत तेज़ी के साथ में डेवलप किया। उस समय के कुछ बहुत ही बेहतरीन वेपन्स थे जो मिनटों में हजारों लोगों को मार सकते थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों मशीन गन का। इसके अलावा यू बोट्स था, जर्मनी का सबमरीन जो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाला यू बोट सबमरीन था। इसके अलावा ग्रेनेड्स था, वॉरशिप्स थे, टैंक्स थे, केमिकल वेपन्स तक उन्होंने बना लिया था, एयरक्राफ्ट्स था और इसके साथ साथ आर्टिलरीज था। आर्टिलरीज मतलब तोपे भी थे उस समय। तो इतने सारे वेपन्स बहुत ही ज़्यादा इनफ थे इतना ज़्यादा डैमेज करने के लिए। सो एक तरीके से गेम चल रहा था 2 ग्रुप्स के बीच में कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बना सकता है। अभी तक फ्रेंड्स जो रीजंस हमने देखे हैं वो है नेशनलिज्म, देश बनाना, फिर देश बना के दूसरे देश के ऊपर अटैक करना, दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म। इसके अलावा मिलिट्री को एक्सपैंड करना ताकि वो आसानी से दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सके, और वेपन्स को डेवलप करना। लेकिन इन सभी रीजंस के साथ में जो एक और बहुत बड़ा रीजन था वो है बाल्कन क्राइसिस का। यहाँ पर दोस्तों जो मैप आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए जो रीजन है रोमानिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना वाला, उन इलाकों को हम कहते थे बाल्कन स्टेट्स। इस बाल्कन रीजन में जो लोग रहते थे इनको कहा जाता था स्लैव्स। कल्चर इनका, इथनिसिटी इनका, जो पास्ट है वो बिल्कुल कॉमन था दोस्तों इस पूरे बाल्कन रीजन के सभी स्टेट्स का। इस पे काफी सालों तक रूल किया ओटोमन एम्पायर ने। अब ये जो कंट्रीज हैं बाल्कन के, ये आज़ाद होना चाहते हैं ओटोमन एम्पायर से, और इसको मदद कर रहा है रशिया। रशिया इसलिए मदद कर रहा है दोस्तों क्योंकि रशिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो स्लैविक इथनिसिटी वाला है। तो इस वजह से रशिया ओटोमन एम्पायर के साथ में युद्ध भी करता है। ओटोमन एम्पायर को टर्क भी कहा जाता है, टर्किश भी कहा जाता है। तो इस वॉर का नाम पड़ा रूसो टर्किश वॉर, जो 1878 में हुआ था। काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद में दोस्तों फाइनली बाल्कन स्टेट्स को आज़ादी मिलती है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी इनका जो एक एरिया होता है बोस्निया हर्जेगोविना वाला, उसको ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो है वो फिर से कब्जा कर लेता है 1908 में। मतलब ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हुए, फिर ऑस्ट्रिया हंगेरियन ने फिर से इनके ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया। तो आप थोड़ा सा पेन फील करिए उन बोस्निया हर्जेगोविना वाले लोगों का कि उनको फिर से आज़ादी मिलते मिलते रह गई दोस्तों। जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने इनके ऊपर कब्जा किया था, इसका सर्बिया और रशिया ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बिल्कुल भी नहीं माना, वो इस एरिया पर रूल करते चले गए। दोस्तों अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 को बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें बन चुकी है। मतलब पूरा बारूद जो है, वॉल्केनो जो है वो तैयार हो चुका है, बस एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, नेशनलिज्म देख लिया, उसको आगे बढ़ाने वाला इंपीरियलिज्म हमने देख लिया, लोग बाग मिलिट्री को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, अपने वेपन्स को बहुत तेज़ी के साथ में डेवलप कर रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। अब हम यहाँ चलते हैं उस रीज़न को समझने के लिए जिसकी वजह से लास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन के होने वाले राजा, वहाँ के युवराज जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, वो अपनी वाइफ के साथ में, इनकी वाइफ का नाम था सोफी, तो वो अपनी वाइफ के साथ में जो कब्जा किया हुआ इलाका है बोस्निया और हर्जेगोविना वाला, वहाँ पर वो टूर करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर वो विजिट करने के लिए जा रहे थे।
लेकिन चूंकि उन्होंने जानबूझकर जबरदस्ती उस पूरे एरिया को कब्जा किया था, इसलिए उन एरिया के लोग बिल्कुल उस राजा को पसंद नहीं करते थे। स्पेशली सर्बिया के जो लोग थे वो भी उस राजा को पसंद नहीं करते थे। ऑस्ट्रिया हंगेरियन के होने वाले राजा को मारने की पूरी कॉन्स्पिरेसी हो चली थी बोस्निया और सर्बिया वाले रीजन में। तो जब आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब अटैक हो गया। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से वो बच गए। वो जो बम है वो उनसे थोड़े दूर जाकर गिरा और इस तरीके से उनके और उनके वाइफ की जान बच गई। लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी लोगों की डेथ होती है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो जो होने वाले राजा हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के फर्डिनेंड साहब, वो अपना दौरा वहीं पर रद्द करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट घायल लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनका ड्राइवर रास्ता भूल जाता है और एक गलत रास्ते में गाड़ी मोड़ देता है। क्योंकि उस एरिया में बोस्निया सर्बिया नेशनैलिटी के लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में से एक जो नौजवान लड़का जो मात्र 19 साल का था, सर्बियन स्टूडेंट था, जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप, ये आता है गाड़ी के पास में और होने वाले राजा और रानी को ऑन द स्पॉट शूट कर देता है। ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था 28 जून 1914। ऑन द स्पॉट राजा और रानी दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये जो इवेंट है वो आग की तरह फैल जाता है और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर जो है वो सर्बिया के ऊपर आरोप लगाता है कि सर्बिया की वजह से हमारे राजा की डेथ हुई है। तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन सर्बिया के ऊपर काफ़ी सारे पेनल्टी लगाता है, काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है, जिसको सर्बिया मानने से इनकार कर देता है। और एक महीने के बाद में 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक कर देता है और यहीं से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 1 का। दोस्तों यहाँ पर मैप में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर सर्बिया के ऊपर अटैक हुआ तो सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आया। रशिया का चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, याद करिए, ट्रिपल एंटेट 1907 में, तो इस वजह से रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्बिया एक साइड में हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप यहाँ पर दोस्तों सर्बिया के ऊपर अटैक किया था ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने। तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का एग्रीमेंट है जर्मन के साथ में, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का साथ दिया। अब यहाँ पर बाद में ओटोमन एम्पायर भी ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर रशिया से बदला लेना चाहता था। रूसो टर्क वॉर याद करिए 1878 का। तो इस वजह से एक साइड बन चुके हैं ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे सर्बिया, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन का ग्रुप बन रहा है। तो सर्बिया, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के ग्रुप को कहा गया अलाइड पावर्स और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर के ग्रुप को कहा गया सेंट्रल पावर। यहाँ पर इटली और अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन बाद में इटली और अमेरिका अलाइड फोर्सेस की तरफ से उतर जाते हैं। सेंट्रल पावर की तरफ से भी बुल्गारिया और बाकी देश ज्वाइन करते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 आगे कैसे बढ़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस किस तरीके का यहाँ पर नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी आपसे ना छूटे। अगर ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।